स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भू राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इतना बड़ा बदलाव है कि इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशंस जो यूएस की पावर है और जो चाइना की पावर है उसको आगे चलकर तय कर सकता है। यह आपको पता होगा कि एक तरफ है सऊदी अरब जिसकी कैपिटल है रियाद और एक तरफ है ईरान यहां पर जिसकी कैपिटल है तेहरान। ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा कट्टरता रखते हैं। कई दशकों से ये दोनों आपस में दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन फाइनली आप कह सकते हो कि चाइना के द्वारा यहां पर एक पीस डील ब्रोक किया गया है, जिसकी वजह से ईरान और सऊदी अरब ने तय किया है कि वो वापस से अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हो खबर, आर्च राइवल्स Iran and Saudi Arabia agree to end years of hostilities in deal mediated by China। तो इन सबको हम डिटेल से जानेंगे। यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिरकार क्या कारण है कि सऊदी अरब और ईरान इतने दशकों से आपस में दुश्मन बने हुए थे और इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, ये क्यों हो रहा है इस तरह से, यहां पर क्या फायदा होगा ईरान को, सऊदी अरब को, और ये क्यों एक चाइना के लिए बड़ी जीत है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 2023 का प्रीलिम्स का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उस प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए ये वाला जो बैच है इसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट है 13 मार्च। ये आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 200 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिलेगी। या फिर 2024 और 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर करो तो ये सेपरेट बैचेस निकाले गए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। जैसे कि लॉन्ग टर्म बैच 2025 के लिए यहां पर आपको 1500 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको पता होगा कि ईपीएफओ की वैकेंसी निकाली गई है 2015 के बाद पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी। तो अगर आप इसका एग्जाम लिखना चाहते हैं तो ये वाला जो बैचेस है दोस्तों यहां पर हमने फिर से स्टार्ट किया है, इसके अंदर एनरोल आप करा सकते हो। जो भी आपको कोर्स लेना है स्टडी IQ पर, आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव। इसके लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए फ्राइडे को, मतलब कल की बात है, सऊदी अरब और ईरान के द्वारा एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। ये आप खबर देख सकते हो, ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है सऊदी अरब की, ज्वाइंट ट्राइलेटरल स्टेटमेंट बाय द किंगडम ऑफ सऊदी अरब, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसमें यह बोला गया, एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये जो पूरी बातचीत है ये लगभग 4 दिन तक चली है। मतलब कि बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर ईरान की तरफ से भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और सऊदी की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, और लगभग 4 दिन तक ये पूरी मीटिंग चली। और इसमें डिसाइड किया गया दोनों देश के द्वारा कि वो अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको और सुधारने की अब यहां से कोशिश करेंगे। दोनों के द्वारा बोला गया है कि विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर जो एम्बेसीज हैं सबसे पहले तो वो खोली जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर अगर कोई भी देश आपस में रिलेशंस बेटर करना चाहते हैं तो उन देशों में उनकी एम्बेसीज होनी चाहिए। जैसे ईरान के अंदर सऊदी अरब की एम्बेसी होनी चाहिए और उसी प्रकार से सऊदी अरब के अंदर ईरान की एम्बेसी होनी चाहिए। तो उससे क्या है कि जो एक बातचीत है उसकी शुरुआत यहां पर हो सकती है। और ये जो एम्बेसी वाला मामला है ना, ये बेसिकली खत्म हुआ था 2016 में। 2016 में क्या हुआ कि सऊदी अरब के अंदर यहां पर एक शियाइट क्लेरिक थे, उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था सऊदी अरब के द्वारा, एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मार दिया गया था। तो यहां पर क्या है कि ईरान के अंदर जो सऊदी अरब की एम्बेसीज हैं उस पर हमला करने की कोशिश की गई और उसके बाद से दोनों देश के डिप्लोमेटिक टाइज बिल्कुल खत्म हो गए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको वापस से सुधारा जा रहा है और दोनों देश के द्वारा बोला गया है कि जो सॉवरेनिटी और जो इंटरनल अफेयर्स है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं किया जाएगा दोनों देश के द्वारा। खैर इसके ऊपर मैं वापस से आऊंगा, लेकिन सबसे पहला आप क्वेश्चन ये है कि आखिर क्या कारण है कि ईरान और सऊदी अरब इतने बड़े राइवल्स हैं। देखो यहां पर ये दोनों पावरफुल नेबर्स हैं, जैसा कि आपको पता है, एक तरफ ईरान यहां पर आपको देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरब हो गया। ये दोनों रीजनल डोमिनेंस को हासिल करने के लिए यहां पर एक दूसरे के राइवल आप कह सकते हो। मतलब एक तरफ ईरान है, वो चाहता है कि वो इस पूरे रीजन को यहां पर रूल करे, और दूसरी तरफ सऊदी अरब है, वो चाहता है कि नहीं, वो इस पूरे रीजन को रूल करें। और ये डेकेड्स ऑफ ओल्ड जो फ्यूड आपको देखने को मिल रहा है, ये दोनों के रिलीजियस डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ईरान बेसिकली एक शियाइट डोमिनेटेड जो कंट्री है, शियाइट,
और दूसरी तरफ जो सऊदी अरब है वहां पर सुन्नी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। इनफैक्ट इस पूरे कलर में अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पर इराक और ईरान ये दो ऐसे देश हैं जहां पर आपको शिया मुस्लिम्स मेजॉरिटी में मिलेंगे, और बाकी देशों में आप देख सकते हो जैसे सीरिया हो गया, जॉर्डन, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, इजिप्ट हो गया, यहां पर आपको सुन्नी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसी की वजह से ये एक मेन कारण है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो आपको पता है कि सऊदी अरब बर्थ प्लेस माना जाता है इस्लाम का, राइट, जहां से इस्लाम की शुरुआत होती है, और इसी की वजह से सऊदी अरब इस्लामिक वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में अपने आप को लीडर मानता है। लेकिन इसको चैलेंज किया गया था 1979 में। 1979 में जैसा कि आपको याद होगा ईरान के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया था, जो आज के डेट में हम सेटअप देखते हैं ना ईरान का पूरा, वो बेसिकली 1979 से चलता रहा है, जिसको हम कहते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान 1979 का। और उसमें एक नए प्रकार के स्टेट को जन्म देने की कोशिश की गई, और ईरान का जो रेवोल्यूशन था उसको आगे चलकर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की गई। ईरान ने सोचा कि हम उसको जो है आगे चलकर और दूसरे देशों में भी उस तरह की चीजें हम लेकर आएंगे। और पिछले 20 सालों में आप कह सकते हो कई सारे ऐसे इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से दोनों देश के बीच का जो रिलेशन है सऊदी अरब और ईरान वो अच्छा नहीं रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2003 में देखो एक्चुअली क्या था, 2003 के पहले क्या था आपको पता होगा, इराक के अंदर सद्दाम हुसैन था, राइट। अब सद्दाम हुसैन बेसिकली मिलिट्री डिक्टेटर था। अब इराक में भी शिया मुस्लिम्स ज्यादा हैं और ईरान में भी शिया मुस्लिम ज्यादा है, लेकिन ये जो सद्दाम हुसैन था ना ये बेसिकली सुन्नी था। तो ईरान को कभी भी पसंद नहीं आता था कि इराक के अंदर जो कि शिया मुस्लिम मेजॉरिटी देश है वहां पर सुन्नी मुस्लिम का कोई पर्सन जो है वो रूल करे। लेकिन 2003 में क्या होता है, यूएस इन्वेजन कर देता है और सद्दाम हुसैन को वहां से हटा देता है। तो एक प्रकार से जो पहले चैलेंज मिलता रहता था सद्दाम हुसैन से ईरान के ऊपर, वो चैलेंज भी अब यहां पर खत्म हो गया, और कहीं ना कहीं ईरान ने अपना जो पूरा इंफ्लुएंस है वो इराक के अंदर बड़ा करने की कोशिश की, और आज के डेट में शिया मुस्लिम का जो डोमिनेंस है वो आपको इराक के अंदर देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से जो सऊदी अरब था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था ईरान से। फिर अगर हम 2011 की बात करें तो आपको पता होगा कई सारे, जैसे अरब स्प्रिंग के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे अपराइजिंग्स हुए थे, काफी ज्यादा लड़ाइयां हुई थी अलग अलग देशों के अंदर, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिला। तो यहां पर क्या है कि ईरान उस 2011 के बाद से जो है ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने अंडर में रखने की कोशिश कर रहा था, और सऊदी अरब भी ज्यादा से ज्यादा देश के ऊपर जो अपना इन्फ्लुएंस है वो जमाने की कोशिश कर रहा था। और उस वजह से भी आप कह सकते हो कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं थे। अब इसका एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि यमन के बारे में आपने सुना होगा। यमन में क्या है ना कि यहां पर भी आपको ईरान और सऊदी अरब के बीच में फाइट देखने को मिलेगी। यमन में यहां पर एक रेबल्स हैं जिनको कहा जाता है हौती रेबल्स, ठीक है। हौती रेबल्स को सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा, लेकिन सऊदी अरब को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब आपको याद होगा कि यमन के अंदर ये जो हौती रेबल्स हैं उन्होंने बहुत सारे ड्रोन स्ट्राइक वगैरह भी किए हैं सऊदी अरब के अंदर। तो इसकी वजह से भी जो रिलेशंस हैं सऊदी अरब और ईरान के बीच में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि रीसेंट एग्रीमेंट क्या हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो 6 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर, सोचिए चाइना होस्ट कर रहा है, सऊदी अरब और ईरान दोनों की तरफ से डेलीगेशंस आया था और उनके बीच में डिस्कशंस हुआ, और उन्होंने यहां पर ये एग्रीमेंट किया है, यहां पर तय किया है कि दोनों देश के बीच में जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनका एक्सचेंज कैसे होगा, कैसे वो यहां पर एम्बेसी सेटअप करेंगे, वो सारी चीजें की जाएंगी। इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि सऊदी और ईरान के बीच में जो 2001 का सिक्योरिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट था उसको वापस से एक्टिवेट किया जाएगा। 1998 का जो जनरल इकोनॉमी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था उसको भी वापस से यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है, साइन किया जा रहा है। दोनों देशों ने चाइना को धन्यवाद कहा है, थैंक्स बोला है कि यहां पर उन्होंने होस्ट किया और दोनों के बीच में जो बातचीत है उसको वापस से स्टार्ट करने की कोशिश की। खैर मैं आपको यह भी बता दूं कि इराक और ओमान दोनों देशों ने भी 2021 में और 2022 में कोशिश की थी ताकि ईरान और सऊदी अरब वापस से साथ आ जाए। तो यहां पर दोनों देश ने इन लोगों को भी धन्यवाद दिया है कि इनके द्वारा भी यहां पर कोशिश की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसका इंप्लीकेशंस क्या होने वाला है। देखो साफ साफ है, इसका एक बड़ा इंप्लीकेशन यही होने वाला है कि यूएस हारता जा रहा है और चाइना यहां पर जीतता जा रहा है। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक तरफ है ईरान,
ईरान बेसिकली, ईरान को आपने देखा होगा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, यूएस हो गया, उन्होंने ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश की है पूरे रीजन में, ठीक है, इकलौता करने की कोशिश की है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये जो अब डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, डिप्लोमेटिक टाइज सुध रहे हैं, इसकी वजह से ईरान यहां पर आइसोलेट तो हो नहीं रहा है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब चाहता है कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, क्योंकि सऊदी अरब का रिलेशन अगर आप यूएस के साथ देखोगे, वो भी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा खराब हुआ है। जमाल खशोगी वाला पूरा इंसिडेंट हो गया ह्यूमन राइट्स को लेकर, यमन वॉर का इंसिडेंट हो गया, फिर सऊदी अरब रशिया से ऑयल वगैरह परचेज कर रहा है। ये सारी चीजों को लेकर यूएस बिल्कुल भी खुश नहीं है सऊदी अरब से। अब आपको समझना होगा कि वो जो पूरा मिडिल ईस्ट का पूरा रीजन है, वहां पर यूएस का डोमिनेशन है, और उस डोमिनेंस के अंदर चाइना ने सेंध लगा दी है। चाइना यहां पर एक बड़ा मेजर विनर है वो साबित हो रहा है, और फ्राइडे का अनाउंसमेंट ये साफ साफ दिखाता है कि एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है चाइना के लिए, और सऊदी अरब का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है चाइना को लेकर। जैसे कि आपको पता भी होगा, 3 महीने पहले शी जिनपिंग सऊदी अरब के दौरे पर भी आए थे, तो वो भी एक तरह से दिखा रहा है। यूएस के द्वारा कोशिश की जा रही थी, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, सऊदी और इजराइल के बीच में रिलेशंस को ठीक करने की, नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, लेकिन ये जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, ये इसकी वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस जो है मिडिल ईस्ट के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यूएस ने इस चीज को लेकर रिएक्ट किया है कल, ये जो भी कुछ हुआ है दोनों देश के बीच में? तो लेट मी टेल यू कि यूएस के जो व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्स पर्सन है, उनसे ये बात पूछा गया, तो दोनों ने वहां पर उन्होंने कहा, यूएस ने कहा कि हाँ, हमें इस बात का पता है कि सऊदी और ईरान आपस में रिलेशंस बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उसका स्वागत करते हैं। देखो, अब यूएस क्या कह सकता है? यूएस ये तो कहेगा कि नहीं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। यूएस को तो कहना ही पड़ेगा यहाँ पर हम उसका स्वागत करते हैं, और हम तो पहले भी चाहते थे कि यहाँ पर यमन में जो वॉर है वो खत्म हो, और जो डी एस्केलेशन है वो हो, यहाँ पर डिप्लोमेटिक टाइज ज्यादा से ज्यादा बढ़े। वो यूएस के पास अब बहुत ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पर बचा नहीं है। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ओवरऑल जो भी कुछ चीज हो रहा था यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इन 4 में से कौन सा देश गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी साल के लिए, आपके पास एक बड़ा मौका है, स्टडी आईक्यू के कोर्सेज को लीजिए और अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।